प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की पेशकश जानदारों में हयाती अफाल 2 लाइफ प्रोसेस 2। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 लाइफ प्रोसेस 2 चैप्टर का नाम है, और इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। तो बच्चों, ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हम इसमें हयाती अफ़ाल के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख। तो बच्चों, ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे, मैंने आपको बताई थी कि अमल तौलीद जो है ये बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि एक जानदार से इसी नौ के नए जानदार का पैदा होना तौलीद या रिप्रोडक्शन कहलाता है। तौलीद जानदारों की जो है खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियात है। बेशुमार जानदारों के इर्तिका के असबाब में से एक बहुत अहम सबब जो है तौलीद भी है। यानी तमाम जानदार अपने जैसा बिल्कुल नया जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, और ये अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या तौलीद आता है। तौलीद की दो अहम किस्में हैं, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, आपको याद होगा। एक है गैर जिनसी तौलीद और दूसरा है जिनसी तौलीद। यानी एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर जिनसी तौलीद, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तौलीद। गैर जिनसी तौलीद या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि ज़वाजी के बगैर एक ही नौ के एक ही जानदार पर मुनहसर नए जानदार तैयार करने का अमल जो है गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ज़वाजी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक ही नौ का एक ही जानदार इस्तेमाल होता है, और वो जानदार बगैर किसी की मदद के बिल्कुल दूसरे जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार नया तैयार करने की सलाहियत रखता है, और ये अमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। और ये गैर जिनसी तौलीद किन किन तरीक़ों से होती है, ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम देखते हैं इससे आगे। आज हम देखने जा रहे हैं जिनसी तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जिनसी तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिनसी तौलीद जो है दो मौरिस खुलियों की मदद से अंजाम पाती है। ये तौलीदी खुलियात नर ज़वाजा और मादा ज़वाजे हैं। जिनसी तौलीद में जो है दो अहम अफ़ाल होते हैं। क्या दो अहम अफ़ाल होते हैं? पहला होता है ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है अमल बारावरी यानी फर्टिलाइजेशन। तो पहले जो है ज़वाजों की तश्कील होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर इस तरह से एक नया जानदार तैयार है। ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन क्या है? ज़वाजों की तश्कील या गैमेट फॉर्मेशन इस अमल में तकलीली तकसीम के ज़रिए क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है, यानी मियोसिस और माइटोसिस का अमल हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरह के जो तकलीली तकसीम का अमल होता है उसके ज़रिए क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए इकहरे ज़वाजे तैयार होते हैं। इसलिए ये यकगुना हैप्लॉइड कहलाते हैं। देखिए, हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, ये भी हम लाइफ प्रोसेस 1 चैप्टर में देख चुके हैं। हैप्लॉइड सेल या 1n सेल में जो है 1 ऑफ ईच क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम की एक एक जोड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है
ये क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है निस्फ हो जाती है, यानी जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी आधी जो है तादाद हो जाती है। दूसरा है अमल बारावरी या फर्टिलाइजेशन। अमल बारावरी या फर्टिलाइजेशन, इस अमल में नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा जो है यक गुना एन खुलियों के मिलाप से एक दुगना डिप्लॉइड यानी जुफ्ता या जाइगोट जो है तैयार करते हैं। इस अमल को बारावरी कहते हैं, यानी दो हैप्लॉइड सेल्स जो है मिलते हैं और एक नया डिप्लॉइड सेल्स जो है तैयार होता है जिसमें क्रोमोसोम्स के दो दो पेयर्स होते हैं। और ये अमल जो है बारावरी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मसावी खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर जो है जुनैन तैयार होता है। जुनैन की नशोनुमा के नतीजे में जो है नया जानदार पैदा होता है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम देख सकते हैं, मेयोसिस का अमल होता है और जाइगोट या जुफ्ता जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। और फिर खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की भी जो है तकसीम होती है और नशोनुमा होती है। इस तरीके तौलीद में नर और मादा मौरूस जो है हिस्सा लेते हैं, यानी एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होता है। नर मौरूस के नर ज़वाजे और मादा मौरूस के मादा ज़वाजे का मिलाप होता है, इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मौरूसों के जीन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाला जो नया जानदार है उसमें अपने मौरूस की कुछ मुमासिल खुसूसियात के साथ साथ कुछ फ़र्क भी जो है नज़र आता है। जीनी तब्दीली की वजह से जानदार में तनाव या डाइवर्सिटी नज़र आती है। ये तनाव जानदार में माहौल के लिहाज से तवाफुक और बका में जो है बहुत मददगार होता है, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात खुद को फना होने से बचा सकते हैं। देखिए हम जो है अपने माँ बाप से कई दफ़ा बहुत सारी खुसूसियात हमारी अपने माँ बाप से मिलती जुलती है, यानी किसी की आंखें अपनी अम्मी की तरह हैं, किसी के बाल अब्बा की तरह हैं, है ना, किसी का रंग अम्मी के ऊपर गया है, कोई हूबहू अपने अब्बा की तरह दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ खुसूसियात जो है हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है फ़र्क भी होता है। डिक्टो हम अपने माँ बाप की तरह नहीं नज़र आते, हालांकि हम अपने अम्मी अब्बा की औलाद हैं, है ना, लेकिन हम बिल्कुल उनकी तरह नहीं नज़र आते। उनकी कुछ खुसूसियात होती है और कुछ फ़र्क भी होता है। तो ये जो होता है ये जीनी तब्दीली की वजह से होता है और इसी तब्दीली की वजह से जानदारों में तनों या डाइवर्सिटी नज़र आती है, जिसकी वजह से जानदार जो होते हैं वो माहौल के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं और माहौल के लिहाज से उनकी बका में ये जो तब्दीली है ये मददगार साबित होती है। नबातात में जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं नबातात में जिनसी तौलीद किस तरह से होती है। फूल जो है ये जिनसी तौलीद के अमल की एक बहुत अहम अफ़आली इकाई है। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीब वार जो है 4 घेरे होते हैं। पहला जो होता है वो प्याले गुल होता है या अंखड़ी जिसे कहते हैं, नीचे ग्रीन कलर का मौजूद होता है ये। उसके बाद जो है ताजे गुल होता है जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं हम। उसके बाद नर कोट होता है एंड्रोशियम या और फिर मादा कोट होता है गाइनोशियम। इनमें नर कोट और मादा कोट तौलीद का फेल जो है अंजाम देते हैं, इसलिए इन्हें लाजमी घेरे या एसेंशियल होर्स कहते हैं। जबकि प्याला गुल और जो ताजे गुल है या अंखुड़ी या पंखुड़ी जो होते हैं ये अंदरूनी आज़ा की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हें माउन घेरे कहते हैं। प्याला गुल के इकाई अज्जा को अंखड़ी कहते हैं। ये सब्ज रंग की होती है। मैंने जैसे बताई कि फूल के नीचे जो हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते जो है अटैच होते हैं वो प्याला गुल या अंखड़ियाँ होती हैं। और ताजे गुल के इकाई जिसको जो है पंखुड़ी कहते हैं। तो हर फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है या पेटल्स जिसे हम कहते हैं, इसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह से फूल अलग अलग रंगों के होते हैं इसलिए ये पंखुड़ियाँ जो है अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं।
देखिए यहाँ पे बताया गया है फूल की डंठल, नीचे आप देख सकते हैं प्याला गुल या अंखड़ी ग्रीन कलर में। ये नर फूल और मादा फूल बताया गया है। इस फूल में, एक ही फूल में जो है नर कोट और मादा कोट दोनों होते हैं। कभी कभी ये अलग अलग फूलों में भी पाए जाते हैं। नर कोट जो है इसमें क्या क्या शामिल है, बज्रदान आप देख रहे हैं और जर्रेशे, इसका शुमार नर कोट में होता है। और मादा कोट में जो बैजादान है, नाएगुल है और जो कलगी है, इसका शुमार मादा कोट में होता है। नर कोट जो है फूल का नर या मेल तौलीदी उज़्व है जो ज़र, रेशो या स्टेमन पर मुश्तमिल होता है। और मादा कोट फूल का मादा तौलीदी उज़्व है, इसका हर हिस्सा समर बर्ग या कार्पिल कहलाता है। तस्वीर आप देख सकते हो, स्टेमन रिप्रोडक्शन मेल लिखा हुआ है और कार्पिल रिप्रोडक्शन फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मेल जिसको स्टेमन या जर रेशे कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल जिसे हम कहते हैं, समरबर्ग जिसे कहा जाता है, रिप्रोडक्शन फीमेल, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल जो है इसमें शामिल हैं। अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हैं तो इसे जो है दो जिनसी फूल या बाइसेक्सुअल कहते हैं। मिसाल जो है जासुंदी या हिबिस्कस जिसे हम कहते हैं। ये जो जासुंदी का फूल है ये आइडियल फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक फूल में जितने भी हिस्से मौजूद होते हैं वो तमाम जो है जासुंदी के फूल या हिबिस्कस फ्लावर में पाए जाते हैं। इसीलिए साइंस में तकरीबन तमाम तजुर्बात और पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स या दूसरे भी जितने भी तजुर्बात हैं उनमें हमेशा जासुंदी के फूल का ही इस्तेमाल होता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, हिबिस्कस फ्लावर आप देख सकते हैं। और दूसरा है मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का जो फूल होता है वो। अगर फूल में मस्कुरा बाला दो में से कोई एक ही घेरा मौजूद होता है तो उसे यकजिनसी या यूनिसेक्सुअल फूल कहते हैं। फूल में सिर्फ नर तौलीदी उज़्व है तो नर फूल, और अगर सिर्फ मादा तौलीदी उज़्व है तो उसको जो है मादा फूल कहते हैं। मिसाल यहाँ पर जो है पपीते के फूल की बताई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हो पपीते का फूल जो है नज़र आ रहा है, तो एक जो है वो नर फूल है और एक जो है वो मादा फूल है। कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जबकि मस्टर्ड, सरसों जिसको हम कहते हैं, रोज़ और गुलाब और पेंट्यूना हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और ऊपर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बताए गए हैं। अक्सर फूलों में सहारे के लिए डंठल मौजूद होते हैं। तो ये जो डंठल होती है नीचे, इसे साके गुल या पेडिकल कहते हैं। इस किस्म के फूलों को डंठलदार फूल कहते हैं। और जिन फूलों में साके गुल नहीं होता उन्हें बेडंठल या सेसिल फूल कहते हैं। देखिए एब्सेंट है जिसमें, तो उसको फ्लावर सेसिल कहते हैं। जिसमें प्रेजेंट है और उसको जो है फ्लावर पेडिकुलेट कहते हैं। पेडिकल फ्लावर्स जो डंठल वाले फ्लावर्स होते हैं जिसमें डंठल पेडिकल मौजूद होती है उसे पेडिकल फ्लावर्स कहते हैं। तस्वीर में आप जो है पेडिकल बताया गया है, डंठल देख सकते हैं। जबकि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें डंठल मौजूद नहीं होती। तो जिनमें डंठल मौजूद ना हो उन्हें सेसल फ्लावर्स कहते हैं। नर कोट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला है जर रेशा या फिलामेंट और दूसरा है बजरादान या एंथर। बजरादान में जो है चार हिस्से होते हैं जिन्हें जॉफ या लोक्यूल्स कहते हैं।
ان जोफों में तकलीली तकसीम के ज़रिए जो है बज़रे तैयार होते हैं। साजगार मवाफिक हालात में बज़रा दान जो है फूट जाता है और फिर बज़रे खारिज होते हैं। तो नरकोट के दो हिस्से कौन से हैं, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन और फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैच टू दीज बेस ऑफ द फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप देख सकते हो, द मेन फ्लावर पार्ट्स आर द मेल पार्ट दैट कॉल स्टेमिन। स्टेमिन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। Male parts and functions: stamen, anther, filament. Stamen is the male reproductive part of the flower. Anther produces pollen grains which develop sperm. और filament जो है वो support करता है anther को। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन देख सकते हैं यहाँ पर हम कि स्टेमिन का जो स्ट्रक्चर है, अगर एंथर को खोला जाए तो एंथर में अंदर पॉलन सेक्स जो है बने हुए होते हैं, थैलियाँ जैसी बनी हुई होती हैं जिसमें बजरे या पॉलन्स जो है वो तैयार होते हैं। मादा कोड आज़ाद होता है या जुड़ा हुआ हो सकता है। हर मादा कोड के निचले हिस्से पर बेज़ादान जो है पाया जाता है, जहाँ से एक खोखली नली या जिसे स्टाइल या नायगुल कहते हैं निकलती है। स्टाइल या नायगुल के सिरे पर स्टिग्मा या कलगी होती है। बेज़ादान में एक या बकसरत बेज़े या ओव्यूल्स जो है पाए जाते हैं, यानी या तो एक भी हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं। हर बेज़े में तकलीली तकसीम के ज़रिए एम्ब्रियो सेक्स या जुनैनी थैली जो है तैयार होती है, जिसमें से एक यगुनी हैप्लॉइड बेज़ खुलिया और दो यगुनी कुतबी मरकज़े या पोलार न्यूक्लियर तैयार होते हैं, जिससे फिर एक बाद में नया पौधा तैयार होता है। वो कैसे, देखते हैं। बजरा दान से बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं और इस अमल को अमल ज़ीरगी या पॉलिनेशन कहते हैं। अब जो बजरा दान होता है वहाँ से कहाँ पर मुंतकिल होते हैं बजरे, मादा कोट की कलगी पर। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower. The pollen grains can be transferred within the same flower. सेम फ्लावर में भी हो सकता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो कि pollen grains जो है एंथर से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा पर। तो ये अमल जो है क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए पॉलिन अगर या बजरे जिसे हम कहते हैं, जो बजरादान में मौजूद होते हैं, एंथर में मौजूद होते हैं, अगर हम उसको करीब से देखें तो वो इस तरह से दिखाई देंगे। जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक रियल पिक्चर है। सेल्फ पॉलिनेशन अब क्या है, पॉलिन ग्रेन्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पॉलिन कम लूज फ्रॉम स्टेमेंस, pistil of the same flower collects pollen. तो ये क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ज़ेरगी का अमल गैर जानदारों यानी हवा, पानी और जानदारों, कीड़े मकोड़े या दीगर जानदारों के ज़रिए भी अंजाम पाता है। ज़ेरगी के दौरान लेज़दार कलगी पर ज़ेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें दो नर ज़वाजे तैयार होते हैं और एक लंबी ज़ीरा नली तैयार होती है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower. The pollen grain can also be transferred from one flower to another. यानी सिर्फ एक किस्म के फूलों में नहीं, एक फूल से दूसरे फूल पर भी pollen grains या बजरे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र जो है कई दफ़ा हवा के ज़रिए होता है, तितलियों के ज़रिए हो सकता है, या जो है इसके अलावा शहद की मक्खी के ज़रिए हो सकता है। तो pollen grains stick to a bee when it visits a flower to collect food. ठीक है, the bee travels to another plant of the same type. Pollen on the bee sticks to the stigma of a flower on the other plant. और एक जगह से दूसरी जगह जो है इस तरह से बजरे मुंतकिल होते हैं। जब अमले ज़ेरगी जो है एक ही फूल में या एक ही दरख्त के दो फूलों में अंजाम पाता है तो इसे खुद ज़ेरगी या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। The pollination of a flower by pollen from the same flower or from another flower on the same plant. ठीक है, देख सकते हैं पार्ट्स आप यहाँ पे, pollen, बजरे, स्टिग्मा और एंथर।
جبکہ دوسرا ہے کراس پولینیشن یا پار زیرگی جسے کہتے ہیں. اگر زیرگی کا عمل ایک ہی نوع کے دو مختلف پودوں کے پھولوں کے درمیان ہو تو اسے پار زیرگی یا کراس پولینیشن کہتے ہیں. کراس پولینیشن occur when pollen grains are transferred to a flower from a different plant. ڈفرینٹ پلانٹ سے جو ہے یہ اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے کراس پولینیشن یا پار زیرگی کہتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ اورنج کلر میں پولنز یا بذرے بتائے گئے ہیں. دو سے جو ہے اسٹگما یا مادہ کوٹ اور تین جو ہے جہاں سے بذرہ دان سے جو ہے یہ نکل رہے ہیں نر کوٹ سے وہ دکھایا گیا ہے. بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے بھرپور پیداوار دینے والے اور ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے والے نباتات کی جو ہے نئی انواع تیار کرتے وقت سائنسداں جو ہے پار زیرگی برش کا استعمال کرتے ہیں. یعنی سائنسداں جو ہے پار زیرگی برش کا اس طرح سے استعمال کر کے اس پر کیا ہوتا ہے بذرے جو ہے وہ چپک جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی پھول کو ہاتھ لگاتے تو دیکھیے آپ کے ہاتھوں پہ پیلا پیلا کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے چپک جاتے ہیں تو وہ ذرے ہی پولن گرینز یا بذرے ہیں. تو سائنسداں جو ہے اس طرح سے پار زیرگی برش کا استعمال کر کے ان بذروں کو ان پھول پہ سے نکال کر دوسرے پھولوں پر جو ہے مس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کراس پولینیشن ہوتا ہے اور ایک نباتات جو ہے ایک نئی نوع کا نباتات تیار ہوتا ہے. یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہے پولینیشن کے بعد کیا ہوتا ہے زیرہ نلی کا سرا پھٹتا ہے اور دونوں نر زواجے بیضہ دان میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک نر زواجہ بیض خلیے سے ملاپ کر کے زائگوٹ تیار کرتا ہے اور یہ عمل جو ہے باراوری یا فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے. فرٹیلائزیشن ان پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹگما سے جو ہے سٹائل آپ دیکھ سکتے ہو اور اینتھر سے جو ہے کیا نکل رہے ہیں بذرے جو ہے نکل رہے ہیں. پھر جو ہے وہ اندر جائیں گے وہاں پر اووری آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹل سیپل بتایا گیا ہے پیڈیکل ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہاں پر جاتے ہیں بذرے پھر وہاں سے سٹائل سٹگما سے سٹائل اور سٹائل سے ہوتے ہوئے اووری میں چلے جاتے ہیں. During this process, the pollen tube discharge the male cells into the embryo sac. ٹھیک ہے اینٹی پوڈل سیلز آپ دیکھ سکتے ہو اور ایگ اپیریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. ایمبریو سیک جو ہے بتایا گیا ہے اور پولار نیوکلیائی جو ہے وہاں پہ تیار ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی دکھایا ہوا ہے اسٹیمن پولن گرینز جو ہے کہاں جا رہے ہیں کارپل میں دا کارپل آف پسٹل. پھر وہاں سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں نیچے اووری میں اور فرٹیلائزیشن ہوتا ہے. دوسرا نر زواجہ دونوں قطبی مرکزوں سے مل کر درو تخم یا اینڈوسپرم تیار کرتا ہے. اس عمل میں دو نر زواجے حصہ لیتے ہیں اسی لیے اسے دوہرا عمل باراوری ڈبل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بیضہ دان بتایا گیا ہے نائے گل کلگی بذرے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ اندر جا رہے ہیں زیرہ نلی نر زواجہ بیض خلیہ جو ہے بتایا گیا ہے. تو اس عمل میں جو ہے دو نر زواجے حصہ لیتے ہیں. دوسرا نر زواجہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو تو اس لیے یہ عمل جو ہے ڈبل فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے. دیکھیے ڈبل فرٹیلائزیشن ون سپرم فیوزز ود دا ایگ ڈپلوئڈ اور کیا تیار ہوتا ہے زائگوٹ تیار ہوتا ہے. ون سپرم فیوزز ود دا ٹو پولار نیوکلائی اور یہاں پر ٹرپلوئڈ یا اینڈوسپرم تیار ہوتا ہے. باراوری کے بعد اب کیا ہوتا ہے بیضہ جو ہے بیج میں اور بیضہ دان جو ہے پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھل جو ہے پھٹ کر بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں مٹی میں اپجتے ہیں. بیج کے درو تخم یا اینڈوسپرم کا استعمال کر کے جفتے کی نشو نما ہوتی ہے اور اس طرح سے نیا پودا تیار ہوتا ہے. اسے ہی بیج کا اپجنا یا سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں. دیکھیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بیضہ میں جو ہے بیج اور بیضہ دان پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر پھل جو ہے پھٹ کر
کر بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں وہ مٹی میں اپجتے ہیں اور پھر اس طرح سے ایک نیا پودا جو ہے یہاں پر تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ پولینیشن پہلے بتایا گیا ہے کہ پہلے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے پھول پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس پھل کے بیج جو ہے نیچے گرتے ہیں اور پھر اس سے ایک نیا پودا ہے۔ جب یہ بیج جو ہوتے ہیں یہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح سے ایک نیا پودا جو ہے اس بیج سے تیار ہوتا ہے۔ اسے ہی جو ہے بیج کا اپجنا کہا جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فرٹیلائزیشن آف فلاور، پہلا دیکھیے کیا ہے اینتھیسس، پھر ہوتا ہے پولینیشن، پھر اس کے بعد پولن ٹیوب جرمینیشن ہوتا ہے، پھر پینیٹریشن انٹو ایمبریو سیک، اس کے بعد زائگوٹ تیار ہوتے ہیں، پھر ایمبریو، پھر اس سے جو ہے سیڈز تیار ہوتے ہیں، پھر سیڈ جرمینیشن ہوتا ہے، بیج کی اپج ہوتی ہے اور ایک جو ہے میچور پلانٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا وہ بھی آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں، اور آگے بھی آپ کو ہمارے ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔